जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस समग्र बुक पढ़ रहे थे, ये आपका दुर्गेश सर के द्वारा जो आपका निकाला गया था बुक था बिहार पुलिस के लिए, तो उसी को हम पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, चलिए देख लेते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ चुका है। यहाँ पे तो हम पढ़ चुके हैं बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न, दूसरा है जीव विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान भी पढ़ा हमने, भौतिक विज्ञान पढ़ा, भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ा, अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारत तथा विश्व का भूगोल, यानी कि चैप्टर नंबर 7वां पढ़ने वाले हैं इसमें हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखिए आपका एग्जाम जो है 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 16 जुलाई से। ठीक, तो जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग रिविजन जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेजन नदी हो जाएगा, जो सर्वाधिक बड़ी नदी है। ठीक, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, तो ये हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। ठीक, और धरती से कितना होता है, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ओजोन परत क्या करता है, देखेंगे यहाँ पे ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, और देखिए इसमें तीसरा पढ़ने से पहले देखिए इसमें जो आपका है ना क्वेश्चन कितने हैं आपके, 300 प्लस क्वेश्चन है। ठीक, तो आज हम लगभग 150 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे अब तीसरा क्वेश्चन, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में, यानी कि मिनट में कितना अंतर होगा। तो 4 मिनट का अंतर होता है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसमें 4 मिनट का अंतर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। तो ये हो जाएगा 6 गुना अधिक है। देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना अधिक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान 1.62 मीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, किलोमीटर में बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, जिसे गोलाभ कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है तो क्या हो जाएगा, कम वर्षा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, खगोलीय एकक क्या है। तो खगोलीय एकक क्या होता है, तो खगोलीय एकक पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को कहते हैं। ठीक, और उनकी दूरी कितने हैं लगभग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका 14,95,98,000 किलोमीटर होती है। ठीक, इसे स्थायी मानकर सौरमंडल की अन्य दूरियों को मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के सभी खंड प्रारंभ में एकत्रित थे, जिसे पैंजिया कहते थे, तथा उसके चारों ओर फैली जल राशि को पैंथालासा कहा जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर बताना है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन है। तो ये हो जाएगा चैलेंजर हो जाएगा। ठीक, चैलेंजर यानी कि मैरियाना भी बोल सकते हैं आप लोग इसका। मैरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के छेपर से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में भिड़े 1948 में चैलेंजर 11 नामक जलयान द्वारा की गई।
इसकी गहराई 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक, तो चैलेंजर बोलेंगे या फिर मैरियाना ट्रंच बोलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे संगमरमर क्या होता है। तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान होता है। ठीक, देखेंगे यहाँ पे संगमरमर एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण अवयव हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक, ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से बना है। आगे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा है आपका, तो ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ठीक, अगर 2-3 क्वेश्चन और, जैसे भौर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को बोलते हैं। सांझ का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ठीक, पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ये सारे याद रखेंगे। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह आकार व द्रव्यमान में या पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक, ये बहन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बहन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13 महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। देखेंगे यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का समान स्तर से उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता से ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है यहाँ पे पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो पट्स क्या होता है? सपाट चोटी के पठार को पस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या होता है? डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, यानी कि माप की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो लगभग 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। ठीक, चमकते हुए खगोलीय पिंड जिनकी पुच्छ हो उन्हें हैली पुच्छल तारा कहते हैं। यह 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ सकती है, तो कब बढ़ सकती है? बसंत काल में बढ़ सकती है आपकी। ठीक, कब बढ़ सकती है? बसंत काल में। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा होता है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक, यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगह को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़ेंगे एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं के नाम आइसोब्रोंट कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्किपेलागो का आशय क्या होता है? तो आर्किपेलागो का आशय क्या होता है? इसका मतलब होता है द्वीप होता है। ठीक, आर्किपेलागो का आशय समुद्र में फैले द्वीप समूहों से है। उदाहरण मलय आर्किपेलागो, हवाइन हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस इत्यादि। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। लैगून क्या होता है? तो लैगून क्या है? लैगून एक छिछला झील है। ठीक, छिछला झील होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? तो सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने के लिए सबसे ज्यादा समय बृहस्पति लेता है। ठीक, कौन सा? बृहस्पति। आगे देखेंगे यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक, जो सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें है इक्वाडोर है, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, गेबन, कांगो गणराज्य एक है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, कवरत्ती। 13 देशों से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र होता है जो सबसे अधिक चमकता है। और गर्म ग्रह बोलेंगे तो शुक्र को बोलेंगे क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसंधि कहलाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो बुध है। कौन सा है? बुध है सबसे निकट ग्रह।
सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो सूरज के साथ 8 ग्रह होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो कब होती है? तो अपसौर, सूर्य से किसी खगोलीय पिंड की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति में होती है, तो 4 जुलाई हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 जुलाई। नेक्स्ट है यहाँ पे, तीसरा देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? तो भूमध्य रेखा से गुजरता है ये। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर होता है, उनके देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लेते हैं 32, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? बिलीजार्डस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? बिलीजार्डस बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध है, तो उनका संबंध होता है भूमध्य रेखीय जलवायु से होता है। ठीक, उनका संबंध, और इस जलवायु में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सारगैसो सागर हो जाएगा। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी हो जाएगा। ठीक, कांगो अफ्रीका के महाद्वीप के मध्य में स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है, तो चंद्रमा पर एक घना समतल को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो आइसोबार्स कहलाती हैं। ठीक, आइसोबार्स होता है उसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। कौन सा दिवस? तो मार्च 21, यानी कि 21 मार्च को इक्विनोक्स दिवस कहलाता है। ठीक, वर्ष में 2 विषुवत यानी कि मार्च और सितंबर में होते हैं। इस दौरान सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और दिन रात लगभग बराबर होते हैं, लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। मार्च विषुवत प्रतिवर्ष 19, 20, 21 मार्च को होता है। सितंबर विषुवत प्रतिवर्ष 22, 23, 24 सितंबर को होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वह 2 सूर्य उदय होते हैं? तो क्या हो जाएगा? केपलर 16b हो जाएगा। ठीक, केपलर 16b देखेंगे यहाँ पे, नासा के केपलर हंटिंग स्पेसक्राफ्ट ने सितंबर 2011 में 2 सूर्योदय और 2 सूर्यास्त वाले केपलर 16b नामक ग्रह की खोज की। यह 65 मिलियन मील की दूरी पर स्थित वृत्ताकार समूहों में 2 सूर्य की एक साथ परिक्रमा करने वाला पहला ग्रह है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है तो जलोढ़ कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? जलोढ़। आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, शुक्र है सबसे निकटतम ग्रह। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन है? तो कौन सी लाइन हो जाएगी? भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समदाब रेखाओं का मतलब क्या होता है? देखेंगे यहाँ पे, तो समान वायुमंडलीय दबाव वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें समदाब रेखाएं बोलते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ पे, किसी मानचित्र पर सागर तल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब या आइसोबार रेखा कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है तो कौन सा? तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, ये क्या है? असत्य है आपका। यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं।
तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो काजीरंगा हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे भारत सरकार ने भारत में 18 संरक्षित जैवमंडलों की स्थापना की है। इन संरक्षित जैवमंडलों में नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकुरेक, मानस, सिम्पीपल, दिहांग, दिबांग, पंचमढ़ी इत्यादि शामिल हैं। और काजीरंगा पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थलों की सूची में शामिल है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले जापान में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है? टोक्यो। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो यानी कि जापान में सूर्योदय पहले होता है। यही कारण है कि जापान को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जानते हैं। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं? तो आइसोबाथ बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है? तो उसे फ्योर्ड बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? फ्योर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। तो किस ग्रह के वायुमंडल में? तो ये हो जाता है शनि के वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ, क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो ये हो जाएगा 70% जो है सागर से ढका हुआ है, यानी कि पानी से। नेक्स्ट है यहाँ पे, यह एक गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। ठीक, क्या है? गल्फ स्ट्रीम। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो बताएंगे यहाँ पे किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। कितने हैं? 12 टाइम जोन है इसमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सुमात्रा द्वीप इसमें है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं तो वायु के चिपचिपाहट के कारण आते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है? तो भूमध्य रेखा को बोलते हैं हम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ब्लैक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लैक माउंटेन का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो काला जंगल। ठीक, काला जंगल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं थोड़ा, अपनी सतह के रंग का कारण मंगल ग्रह के लिए लाल ग्रह एक उपनाम है। इसकी सतह पर पाया जाने वाला लाल रंग का लौह ऑक्साइड इसे लाल रंग का रूप देता है। ठीक, जो नग्न आंखों को दिखाई देने वाले खगोलीय पिंडों के बीच विशिष्ट है। ठीक, क्या होता है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। कौन करंट गर्म प्रकृति की है? तो रेनेल हो जाएगा। फॉकलैंड धारा, वेनेजुएला धारा और केंद्रीय धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं। रेनेल धारा एक गर्म धारा है। समुद्र के बेसिन के पश्चिम हिस्से पर भूमध्यरेखीय क्षेत्र से दूर सागर की धाराएं बहती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो पृथ्वी हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो पृथ्वी। सौरमंडल के ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसे अन्य ग्रहों के मानक के रूप में माना जाता है और इसके संदर्भ में घनत्व को भी मापा जाता है। आगे, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, तो वह ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल क्या करता है? देखेंगे, वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर हमारी रक्षा करती हैं। ठीक, यानी कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकती हैं।
फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन से संबंधित होता है फर वनस्पति। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, तो वह अकेसिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अकेसिया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो कैसी होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, तो आइसोबार कहलाती हैं। पृथ्वी के मानचित्र पर समान वायुदाब के स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बृहस्पति, शुक्र, नेपच्यून सूर्य का ग्रह है। आगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा सबसे गहरा महासागर। आगे देखेंगे यहाँ पे, और सबसे बड़ा भी पूछेगा तो प्रशांत को बोलेंगे। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो 70% भाग जलमंडल में शामिल है आपका। आगे, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, तो घूर्णन की दिशा क्या होते हैं? पश्चिम से पूरब होता है। ठीक, क्या होता है? पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो वो हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विमर्श घाटी बनती है, तो कैसे बनती है? तो दो भ्रंशों के बीच बनती है विमर्श घाटी। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसके कारण होता है? देखेंगे, विमर्श घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले घर्षण के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियाँ होती हैं, जिसमें अक्सर झीलें भी निर्मित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण पार्श्विक अपरदन यानी कि भूक्षरण हो जाएगा। किसी नदी में लहरों की क्रिया के कारण मिट्टी का भाग टूटकर नदी में विलीन हो जाते हैं। मिट्टी या कोमल चट्टानों के सिवाय कड़ी चट्टानों को भी अपक्षय होता है, जिसकी वजह से नदी घाटी चौड़ा होने लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो कहाँ पर है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में बनाया गया था। इसमें हम तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, लाल पांडा, फ्लाइंग गिलहरी, जंगली गधा आदि का निवास है। ठीक, सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर या वनरोपण द्वारा रोका जा सकता है। आगे, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार हो जाएगा। पतझड़ या पर्णपाती ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे सहतूत, अनार, आंवला, चंदन, सागौन, शीशम आदि। आगे देखेंगे यहाँ पे, टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है तो लाल भूभाग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ठीक, सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है जिसमें अन्य स्थानिक ईंधन जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं जो ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो शुष्क मिट्टी विकसित होती है। ठीक, जो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। आगे, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है तो वो होता है प्रस्वेदन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। आगे, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है तो थीमेटिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद क्या होता है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना ओजोन छेद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन 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 होते हैं? तो वो होते हैं आपके संपीड़ित वायु होते हैं, स्प्रिंग होता है, बैटरी होता है, संधारित्र होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर A B C D
चारों सही हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट, नदियों में बाढ़ की स्थिति, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो जल को प्रदर्शित करते हैं नीले रंग से। पर्वतीय छायाकण विधि में भू आकृतियों पर किस देश से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम का उपयोग करते हैं। ठीक, किसके? ग्रीनविच मीन टाइम का। देखते हैं यहाँ पे। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। आगे, और हमारा जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक, कितना? 5.5 घंटा। नेक्स्ट है यहाँ पे। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हो सकती हैं, तो कैसी हो सकती हैं? तो वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए मानी जाती है सबसे उपयुक्त। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। महासागर के सबसे कम गहरे के हिस्से को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे। वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है? तो पर्वत के विमुख प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्योर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। ठीक, कब किया था? देखेंगे। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्योर विधि का विकास ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता जोहानन जॉर्ज लेहमान ने 1799 में किया। आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सुनहरी चावल है, तो सुनहरी चावल क्या होता है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है, उसे सुनहरी चावल या गोल्डन चावल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मापनी में हर व्यक्त करता है, तो मापनी में हर क्या व्यक्त करता है? धरातल की धुरी और मानचित्रों पर की दूरी। ठीक, दोनों हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या होता है? एक उपागम होता है। ठीक, एक अप्रोच है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? तो जल हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो आयन मंडल में किए जाते हैं आपके। आयन मंडल यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह मंडल रेडियो ट्रांसमिशन में भी सहायक है। नेक्स्ट है यहाँ पे। विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। और लगभग 36,200 फुट गहरा मैरीन ट्रंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल है। ठीक, जो भाग है सबसे गहरा उसे मैरीन ट्रंच बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? तो टॉर्नेडो में सबसे अधिक होता है। ठीक, किसमें? टॉर्नेडो में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है यहाँ पे। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो बृहस्पति को बोलते हैं। देखते हैं। बृहस्पति को सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के रूप में जाना जाता है। यह सौर प्रणाली का सबसे विशाल ग्रह है और इसके मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से कई छोटे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह सब इससे टकराते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो उनसे हंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंटर, यानी कि शिकारी। आगे देखते हैं यहाँ पे। भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। ठीक, कितना? 36,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे।
निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदा स्थिति से पदोन्नत किया गया? तो 2006 में। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लूटो की स्थिति को बौने ग्रह के रूप में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो नेपच्यून का चंद्रमा हो जाएगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या चिनूक क्या होता है? USA, ठीक। फान क्या होता है? आल्प्स पर्वत, ठीक, यानी कि आल्प्स पर्वत ये देश हो जाएगा, आल्प्स में बहता है। और सिराको कहाँ का है स्थानीय हवा? तो सिराको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिरेको हवा बालू के कणों से युक्त होती है, ठीक। तो ये सहारा सिरोको क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल से इटली, तो ये इटली में हो जाएगा। इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा? इटली जाएगा। आगे देखते हैं, लू कहाँ पे चलता है? तो लू भारत में चलता है, ठीक। और सिराको का कनाडा दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है, ये इटली होगा। आगे, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो संचलन होता है, जल चक्र में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप हो जाएगा इसका राइट आंसर। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अभिवहन कहलाता है। आगे, कायांतरित चट्टानों में पत्थर की क्रिया से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय होता है? तो कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है, तो अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट है यहाँ पे, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, तो उष्णकटिबंधीय वन में संभव है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है, तो बिग बैंग सिद्धांत ने समझाया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाया, ठीक। बिग बैंग थ्योरी इस बारे में प्रमुख व्याख्या है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। यह विचार है कि ब्रह्मांड केवल एक बिंदु के रूप में शुरू हुआ, फिर विस्तारित हुआ और फिर विस्तृत होता गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो शुक्र एवं यूरेनस हो जाएगा। शुक्र एवं यूरेनस ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या होता है? तो ताप होता है, मृदा की नमी होती है, अपरद की प्रकृति होती है, यानी कि ये सबके सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो शिस्ट हो जाएगा इसका रूपांतरण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। पृथ्वी का एक बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जाना जाते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह फोबोस एवं डीमोस हैं। भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इनमें से कोई भी तरंग नहीं निकलती है। देखेंगे यहाँ पे, प्लेट टेक्टोनिक्स में वर्णित दो प्रकार की भूकंपीय तरंगों को पी वेक्स एवं एस वेक्स को बॉडी वेक्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी के ठोस भाग से होकर गुजरती हैं। पी तरंगे ठोस द्रव एवं गैसों में गमन करती हैं और एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों में गति करती हैं। तो सतही तरंगे भूकंप के केंद्र से बाहर की ओर जमीन के साथ साथ चलती हैं। पी एस तरंग हो जाएगा आपका। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं उसे, देशांतर। विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त यानी मैरियाना ट्रंच हो जाएगा, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है? तो लोअर। जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का संक्षिप्त रूप है। ये 5 कारक अक्षांश, महासागरीय धारा, हवा एवं वायु, द्रव्यमान, ऊंचाई एवं उच्चावच है, तो लोअर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है? तो सिनकोना हो जाएगा, पर्वतीय वन वृक्ष नहीं है। सिनकोना फूलों के पौधों की एक प्रजाति है जिसका उपयोग ज़्यादातर औषधि पौधे के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद क्यूनोन होते हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ठीक।
और ये किसके लिए, मलेरिया के रोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी हवा है, तो हरमट्टन हो जाएगा। हरमट्टन ठंडी शुष्क हवा जो पश्चिमी सागर में उत्तर पूर्व या पूर्व से चलती हैं और यह नवंबर के अंत एवं मार्च के मध्य के बीच सबसे मजबूत होती हैं। नेक्स्ट, किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मानचित्र कला के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कार्टोग्राफी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, मैप मेकिंग नक्शे या कार्टोग्राफी बोलते हैं। आगे, ऑलिव रिडले क्या है, तो ऑलिव रिडले क्या है, कछुआ है। ऑलिव रिडले का नाम उसके दिल के आकार के खोल एवं, फिर से देखिए, ऑलिव रिडले का नाम उसके दिल के आकार के खोल एवं जैतून के हरे रंग से लिया गया है। यह प्रजाति दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक है। यह मुख्य रूप से प्रशांत, भारतीय और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले कछुए पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे विशाल महाद्वीप है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। ठीक, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, यहाँ पे पूछा क्या, भूमध्य रेखा। आगे, मृदा अपन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को वनरोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। अल्नीनो शब्द क्या है, अल्नीनो शब्द क्या होता है, स्पेनिश शब्द है एक। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो केपलर के नियम के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। रबर डैश फसल है, तो रबर क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। आगे, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी, तो वनरोपण के द्वारा भूमिगत जल की कमी नहीं होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे 146, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो कटमई हो जाएगा। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआंओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय महासागर, यही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और पॉइंट वाला पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, आयस्टर का संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें आणविकरणीय बोलते हैं। ठीक, आणविकरणीय बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है, तो क्या हो जाएगा इसमें से पारितंत्र का संगठक हो जाएगा, सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो पादप, हिरण और शेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लेंगे, खाद्य श्रृंखला में 3 पोषी स्तर शामिल होते हैं। एक घास यानी कि उत्पादक हो गया, प्रथम पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। हिरण शाकाहारी होने के कारण द्वितीय पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। शेर मांसाहारी होने के कारण तीसरे पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।
घास उत्पादक प्रथम पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। यानी कि हमने कितना पढ़ा यहाँ पे? लगभग 154 क्वेश्चन इसमें पढ़ा, यानी कि पूरे के पूरे 154 क्वेश्चन पढ़ा। अब हम 150 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ चुके हैं, 150 कल पढ़ेंगे। ठीक, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।